Good morning. So we are now gonna to proceed with nursing management of GI disorder. This is part 3 and we have already completed with part 1, part 2 and this is third going on. And in previous we have been discussing with the review nursing assessment, that with history and physical examination and GI investigation, and in with that we have done common GI disorders, that's oral cavity का हमने पूरा complete कर लिया है. And we were on GI and that was the bleeding was done, infection was done in the previous, so do visit that for better understanding. Today we are going to start with peritonitis. So without wasting the time, let's start, and this we are doing strictly with INC syllabus. So peritonitis can be acute or chronic. It is a inflammation of the layer of the peritoneum. ये लेयर होती है पेरिटोनियम की, द सेरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी एंड कवरिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स. ये कवर करता है एब्डोमिनल ऑर्गन को. इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी दैट अकर व्हेन इरिटेंट सच एज बैक्टीरिया, गैस्ट्रिक कंटेंट, बाइल, फीसेस एंड केमिकल एंटर द पेरिटोनियल कैविटी. इफ़ गैस्ट्रिक कंटेंट या बाइल या फीसेस या केमिकल एंटर्स कर जाता है पेरिटल कैविटी में, तो दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. सो या दिस वॉज अबाउट पेरिटोनाइटिस. So types, it is based on cause like primary peritonitis, secondary peritonitis. In primary peritonitis occur without perforation of the abdominal organ. Means इसमें जो abdominal के organ होते हैं उसमें perforation नहीं हुआ रहता है. Seen commonly in cirrhosis, liver cirrhosis में mainly देखा जाता है, या तो ascites में और nephrotic syndrome में. तो ये जो peritonitis होता है उसमें perforation means छेद हो जाना, तो ये मतलब सीवियर नहीं होता है, ये प्राइमरी कॉज होता है जिसकी वजह से ये मेनली एसाइटिस और क्रियोसिस में, सिरोसिस में देखा जाता है. तो ये इसमें परफोरेशन नहीं होता है. बट सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस जो होता है ये बहुत कॉमन होता है एंड कॉज्ड बाय परफोरेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन. एब्डोमिनल ऑर्गन का इसमें परफोरेशन हो जाता है, कंटेमिनेशन ऑफ पेरिटोनियम. ओके. एंड टर्शनल पेरिटोनाइटिस, पर्सिस्टेंट और रिकरेंट इन्फेक्शन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी, मतलब बार बार अगर हमें हो रहा है इन्फेक्शन तो उसकी वजह से टर्शरी पेरिटोनाइटिस हो जाता है. इट इज़ ऑफन सीन इन क्रिटिकली इल पेशेंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट. मीन जिनकी इम्यूनिटी वीक हो या कोई ट्रांसप्लांट हो, उन पेशेंट में मेनली देखा जाता है, तो क्रिटिकली इल में देखा जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचर लाइक बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, केमिकल पेरिटोनाइटिस. And chemical peritonitis is mainly due to bile, pancreas, enzyme and gastric acid content. Fungal peritonitis. So now let's see the causes, or we can say etiology. तो gastrointestinal perforation can be caused by perforated peptic ulcer, perforated appendix. अगर अब में appendicitis हो तो उसमें भी peritonitis is seen. Perforated diverticulum, इट्स अ पाउच लाइक अगर हो जाता है. परफोरेटेड टाइफॉइड अल्सर में देखा जाता है. ट्रॉमा टू एब्डोमेन. सो या अगर इजी उसमें कहें तो परफोरेटेड डायवर्टिकुलम, तो जो हमारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें टीयर हो जाता है मेनली कोलन रीजन में. लेट मी शो यू द इमेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफोरेटेड डायवर्टिकुलम. सो सी दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन. इसमें जो ये हमारी इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यू कैन सी यहाँ पे टीयर हो जाता है जिसकी वजह से कंटेंट यू कैन सी प्रोपेल आउट हो रहा है. सो दिस इज परफोरेटेड डायवर्टिकुलेटिस. परफोरेटेड टाइफॉइड अल्सर, ट्रॉमा टू एब्डोमेन, रप्चर इंटेस्टाइन फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन. एंड इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कंडीशन में ड्यू टू पेनक्रियाटिस, क्लोलोलिथियासिस और ड्यू टू PID pelvic inflammatory disease, peritonitis can occur. पोस्ट ऑपरेटिव कॉजेज कैन ऑल्सो भी देयर, जैसे एनास्टोमोस्टिक लीक आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी. एंड एनास्टोमोस्टिक मतलब होता है दो, जैसे कि अगर दो ओपनिंग को जोड़ देने को एनास्टोमोटिक कहते हैं. बट अगर उसमें से कंटेंट लीक होने लगे आफ्टर दैट एनास्टोमोटिक, मतलब आफ्टर दैट अटैचमेंट, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू पेरिटोनाइटिस. कंटामिनेशन ड्यूरिंग सर्जरी. एसाइटिस और इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी सीन इन cirrhosis, miscellaneous में these are. Now let's see the clinical manifestation. सो एब्डोमिनल सिम्टम्स में सिवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा जो कि शार्प और कांस्टेंट रहेगा. पेन वर्सन ऑन मूवमेंट लाइक बोर्ड लाइक रिजिडिटी. एब्डोमिन डिस्टेंट रहेगा हमेशा. रीबाउंड टेंडरनेस इन सीन. रीबाउंड टेंडरनेस मीन्स होता है लाइक दिस इज़ आर एब्डोमिनल. तो हम यहाँ पे अगर ऐसे टच, मतलब यहाँ पे ऐसे हम पुश करेंगे तो व्हेन हम हाथ को जब रिमूव करेंगे तो ये एरिया पेन यहाँ पे फील होगा. सो दिस इज़ रीबाउंड टेंडरनेस. If this sign is seen, so we can predict that it's peritonitis. And absent or hypoactive bowel sound,
nausea and vomiting. Systematic symptoms में we will having fever and chills, tachycardia, hypotension will be there, tachypnea will be there, sign of dehydration will be there, and in late cases there will be shock, septic shock. Other symptoms like oliguria, very low output, मतलब यूरिन का जो आउटपुट है बहुत कम रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, पेशेंट को एंजाइटी रहेगी, पेलर एंड स्वेटिंग ही विल बी. नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी. सो जो इरिटेंट या बैक्टीरिया है वो एंटर करेंगे पेरिटोनियल कैविटी में फ्रॉम परफोरेशन, इन्फेक्शन, बाइल एंड एंजाइम, दीज ऑल कैन कॉज इरिटेशन. एंड इन सेकेंड देन देयर विल बी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बिगेंस. फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी. इन दैट पेरिटोनियम बिकम रेड, स्वॉलन एंड पेनफुल. आफ्टर दैट एक्सक्यूट फॉर्म्स एंड पेरिटोनियल कैविटी, फ्लूइड इंक्रीजेज देयर. पेरिस्टेटिक डिक्रीजेज, वहाँ पे पैरालिटिक जो मूवमेंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. दैट विल कॉज पैरालिटिक इलियस अकर्स देयर एंड एब्डोमिनल विल फील डिस्टेंडेड. फ्लूइड शिफ्ट इनटू पेरिटोनियल कैविटी. देयर विल बी थर्ड स्पेसिंग जिसमें फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है. थर्ड स्पेस मीन्स इंटरवेस्कुलर स्पेस से मेनली ये शिफ्ट हो जाता है into interstitial space. तो मेनली हम इन ईजी लैंग्वेज यू कैन से थर्ड स्पेसिंग इज दैट जो फ्लूइड होता है वो इंटेस्टाइन एंड ऑल से ऐसे मतलब बाहर निकल जाता है जहाँ पे वो फिर ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है. दैट विल ड्यू टू सिवियर डिहाइड्रेशन और हाइपोवॉल्यूमिया इट विल कॉज. Then bacterial toxin enters into the bloodstream that will cause sepsis. If untreated, result in septic shock, multi-organ failure, and eventually death. So let's revise again. Entry of the irritant means it's very easy. We have to just memorize मतलब बैक्टीरिया और जो मतलब कॉज हो सकता है वो एंटर किया जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, जिसकी वजह से वो एरिया रेड हो गया, स्वॉलन हो गया. अब वहाँ पे एक्सिड्यूट फॉर्म होता है. एक्सिड्यूट मेनली रिच इन प्रोटीन होता है जो कि लीक हो जाता है जिसकी वजह से पेरिटोनियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट जो पैरासिटिक मूवमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है. पैरालिटिक इलियस जस्ट वी कैन से जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है बिकॉज वो मूवमेंट पैरालिटिक मूवमेंट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल अब डिस्टेंटेड फील होता है. अब फ्लूइड शिफ्ट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, दैट्स थर्ड स्पेसिंग, and that will eventually lead to severe dehydration, hypovolemia. Then bacteria और toxic enter कर जाता है blood stream में, that will call infection over there and sepsis, and if untreated result in septic shock and multi-organ failure. So that was it. Now we are having nursing management. So in assessment we have to check for vital signs for fever, tachycardia and hypotension. Pain assessment we have to do. Abdomen में we have to check rigidity, distension, tenderness. Intake and output we have to note. Stool and vomit characteristics we have to see. Monitor for sepsis and shock. Nursing diagnosis may will be acute pain, risk for fluid volume deficit, and risk for infection spread, anxiety, impaired gastric chain. Now we are having nursing intervention. Pain and positioning we will provide with semi fowler position because it improve if breathing को improve कर देता है and localized infection अगर pelvis में हो तो उसको भी थोड़ा सा वो करता है, shift करता है. Administer analgesic as prescribed for pain management. We will give analgesics. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विल एडमिनिस्टर IV फ्लूइड टू प्रिवेंट हाइपोवोल्मिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए. वी हैव टू मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे एक्सिड्यूट वो हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, थर्ड स्पेसिंग हो रही है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का भी क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी ऑल्सो बी अलर्ट. स्ट्रिक्ट IO मॉनिटरिंग, मेंटेन निलपर ओरल स्टेटस अंटिल बाउल फंक्शन रिटर्न्स. हमें पेशेंट को निलपर ओरल वी डोंट हैव टू प्रोवाइड हिम फूड एंड ऑल ताकि जो बोवल फंक्शन जो एबनॉर्मल हो गया है या एब्सेंट हो गया है वो वापस रिटर्न हो सके. वी हैव टू चेक फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, गिव IV एंटीबायोटिक्स एज ऑर्डर biotics and monitor WBC count, temperature, maintain aseptic technique. Now respiratory care में we have to monitor respiratory rate, oxygen saturation, we have to provide with oxygen therapy, we have to check for GI care, monitor for bowel sound, assist for abdominal distension, and pre-operative and post-operative care we have to prepare patient for emergency surgery. Post-operation we have to monitor drains, wound, fluid balance and complication, and patient education we have to provide with signs of infection, we have to tell importance of completing antibiotic therapy, we have to tell dietary guidance once stable. In medical management we have to provide with supportive therapy, that with nothing by mouth we don't have to provide him food, IV fluids, crystalloids to correct dehydration.
इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट एंड ऑक्सीजन थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में वी कैन ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवीज में जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एनारोब्स आते हैं। कॉमन कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं सेफ्ट्राजोन प्लस मेट्रिडाजोल, पेप्सिसिलिन and tazobactam, and then we can provide carbapenems can be given in severe cases. Gastrointestinal decompression can be done, nasogastric tube to reduce vomiting and abdominal pressure. Pain assessment, that only monitor vital signs, urinary output. Now surgical management, surgery is indicated in secondary peritonitis और perforation, that we have seen types में कि secondary peritonitis में perforation जाता है, तो surgery mainly उसी cases में we can see। तो लेप्रोटोमी, मेनली लेप्रोटॉमी में एब्डोमिनल को ओपन किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, एंड आइडेंटिफिकेशन रिपेयर ऑफ परफोरेशन, फिर रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड फ्लूइड निकाल दिया जाता है, लैवेज विद वार्म सलाइन। आफ्टर दैट ड्रेनेज, प्लेसमेंट ऑफ ड्रेनेज कैन बी डन। सेकेंड सर्जरी वी कैन से ड्रेनेज, प्लेसमेंट ऑफ पेरिटोनियल ड्रेन टू रिमूव पस एंड एग्जिट। रीसेक्शन कैन बी डन इफ बवल इज नेक्रोटिक, देन बावल रीसेक्शन कैन बी डन, मीन्स एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, और कोलोस्टोमी में भी रिक्वायर्ड। एनास्टोमी में हम लोग वो एंड कट करके दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। सर्जरी फॉर स्पेसिफिक कॉज, एपेंडेक्टोमी इफ रप्चर्ड अपेंडिक्स इज देयर, कोलोलिस्टोमी अगर गाल ब्लैडर में परफोरेशन हो, रिपेयर ऑफ पेरिटोनिक पेप्टिक अल्सर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वी हैव टू कंटिन्यू IV antibiotic, monitor for sepsis, shock, we have to maintain fluid and electrolyte balance, and we have to provide with wound care and that early ambulation to prevent complications. And we have been missed with investigation test of peritonitis, so here we can, so we will see complete CBC जिसमें increased WBC count दिखेगा because there is infection with left shift indication in infection or sepsis, there will be showing hemoglobin may be low if internal bleeding is present। अगर परफोरेशन की वजह से ब्लीडिंग हो रही होगी तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल भी लो होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोकैलमिया कैन बी सीन, हाइपोनेट्रीमिया कैन बी सीन ड्यू टू वॉमिटिंग, शॉक एंड थर्ड स्पेसिंग। रीनल फंक्शन टेस्ट एंड बर्न केरेटिन टेस्ट कैन बी डन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट बर्न इज हियर। Elevated due to dehydration or septic shock, and in LFT we have to elevated liver enzyme अगर biliary origin से perforation हुआ हो तो। ब्लड कल्चर कैन बी डन टू कॉज सी, मतलब कौन सी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है। इमेजिनरी टेस्ट में हम एक्सरे एब्डोमेन कर सकते हैं। फ्री एयर अंडर द डायफ्राम इंडिकेट्स परफोरेशन अगर नीमोपेरिटोनियम में देखेंगे। डायलेटेड बावल लूप सजेस्ट पैरेलिटिक इलियस, अगर डायलेटेड बावल लूप्स हो तो मतलब वहाँ पे पैरेलिटिक मूवमेंट एब्सेंट है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का देखेंगे टू डिटेक्ट फ्लूइड, एब्सेसिस, एपेंडिसाइटिस, गॉल ब्लैडर डिसीज। नाउ लेट्स सी विद पेप्टिक अल्सर आर अनदर डिसऑर्डर। पेप्टिक अल्सर मेनली तब होता है, मतलब इरोजन हो जाता है, म्यूकोजल लेयर में इरोजन हो जाता है, इरोड हो जाती है जो हमारी स्टमक की लेयर होती है या ड्यूडेनम की लेयर होती है, गैस्ट्रिक एसिड या पेप्सिन की वजह से। ये तब होता है जब हमारी प्रोटेक्टिव जो बैरियर लेयर होती है, म्यूकोसल लेयर, वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू एक्सपोजर टू अंडरलाइंग टिश्यूज़ और एसिड। तो टाइप्स ही बेस्ड ऑन लोकेशन पे दो टाइप्स के होते हैं, gastric ulcer and duodenal ulcer. So as a name suggests, gastric ulcer it is located in the stomach, and duodenal ulcer it is located in the first part of duodenum. Gastric ulcer का क्या साइन होता है? पेन इंक्रीज आफ्टर ईटिंग, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमें पेन 30 to 60 मिनट के बाद we can experience, and but in duodenal ulcer pain relief by food, जब हम खाना खाते हैं तो पेन रिलीफ होता है, occur 2 to 3 hours after meal. So gastric ulcer is more common in middle age and elderly and more common in young adults. Duodenal ulcer, so do you know that gastric ulcer में pain increase after eating क्यों हो जाता है? Because this is this is our stomach. Suppose when we eat तो stomach में आया food, ओके तो यहाँ की जो म्यूकोजल लेयर थी, बिकॉज फूड आया है तो यहाँ पे वो अब कंटेंट लगेगा तो फिर वहाँ पे पेन तो महसूस होगा। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर गैस्ट्रिक अल्सर वाला पेन। एंड क्योंकि अब दैट वाज द स्टमक, तो अब ये ड्यूडेनल रीजन तो नीचे आता है और ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। जब हम खाना जब मतलब व्हेन फूड इज़ बीइंग मिक्स और डाइजेस्टेड तो ये रीजन क्लोज रहता है, बट जब ये मतलब फूड टोटली डाइजेस्ट हो जाता है देन आफ्टर दैट फूड हैव टू गो थ्रू
ड्यूडनल पोर्शन, एंड जब वो ड्यूडनल पोर्शन में जाता है तो ये क्लोज अब ड्यूडनल में आया फॉर ऑब्जर्प्शन पर्पस, तो अब यहाँ पे पेन होगा. सो दिस इज़ द रीज़न फॉर दैट. बेस्ड ऑन कॉज पेप्टिक अल्सर कैसे हो सकता है? एच पाइलोरी एसोसिएटेड अल्सर, दिस वेरी कॉमन. एच पाइलोरी इज द वेरी मेन कॉमन ऑफ पेप्टिक अल्सर. इफ़ वी टेक एनसेड एडेड अल्सर्स, जो कि नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स लेते हैं, उनको हो सकता है स्ट्रेस अल्सर इन सिवियर बर्न ट्रॉमा या शॉक में. जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसमें कैसे होता है? ये गैस्ट्रिकोमा कॉजिंग एक्सेस एसिड. तो ये जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है, इसमें जो मतलब ये गैस्ट्रिकोमा हो जाता है, मीन्स स्टमक में एक्सेसिव सिक्रीशन करवाता है एसिड का, तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है. एटियोलॉजी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ulcers, peptic ulcer? So I told you infection, mainly helicobacter, it's a major cause. Medication we have like if we take aspirin, diclofenac, pain relieving medicine, these are, तो ये cause करते हैं. corticosteroids if we take. लाइफस्टाइल फैक्टर लाइक जो स्मोकिंग बहुत करता है, उनमें पेप्टिक अल्सर मेनली देखा जाता है. अल्कोहल को जो बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, उनमें मेनली होता है. स्पाइसी फूड जिनको बहुत पसंद होता है, उनके में मेनली पेप्टिक अल्सर इज़ वेरी कॉमन. सो लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट. फिजियोलॉजिकल फैक्टर में कैन सी एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जिनके में ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो, या स्ट्रेस इन सिवियर इलनेस, सेप्सिस या ट्रॉमा में. अदर कॉजेज लाइक जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, क्रोनिक डिसीज लाइक COPD, गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रीशन डिसऑर्डर्स. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सो देर विल बी पेन इन एपिगैस्ट्रिक पेन और बर्निंग पेन. एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब सेंट्रल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल, अपर सेंट्रल रीजन. इफ आई से दिस इज वी हैव डिवाइडेड द स्टमक, सो मेनली यहाँ पे पेन फील होता है. पेन रिलेटेड टू मील्स, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर में पेन आफ्टर मील्स, एंड ड्यूडेनल अल्सर में पेन रिलीफ बाय ईटिंग अकर्स लेट. नॉक्टर्नल पेन एट नाइट. व्हाट आर द सिम्टम्स? nausea, vomiting, bloating, fullness, blenching and heartburn. So complication maybe it will be hematocytis, मतलब vomiting में blood present होना, मेलना, black stool का वो हो, perforation, sudden severe pain, gastric outlet obstruction, anemia are the complications of peptic ulcer. Now let's see the pathophysiology. तो एग्रेसिव फैक्टर्स लाइक एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन, पेप्सिन का ज़्यादा वो, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्वेजन, एनसेड्स का यूज़, आउटवेट एंड म्यूकस का ज़्यादा सिक्रेशन होना. एच बाइलरी डैमेज म्यूकोसा बाय प्रोड्यूसिंग, जो एच पाइलोरी होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है एंड इंक्रीज कर देता है एसिड का सिक्रेशन. एंड एनसेड रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन, एनसेड जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस कर देता है, जो कॉज करता है डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन. म्यूकस का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज बायोकार्बोनेट एंड इंक्रीज एसिड सिक्रेशन. एंड नाउ एसिड सिक्रेशन बिकॉज इंक्रीज हो गया है, तो अब इरोजन डेवलप हो जाता है एसिड की वजह से, extend into the submucosal layer and causes ulcer. अगर ये if untreated perforation, bleeding or obstruction can occur. So pathophysiology, it's very easy. And now let's see the nursing management. So we have to assess pain characteristics, means we have to see ना, मतलब कौन सा है पेप्टिक अल्सर है में, कौन सा है गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है. So we have to see pain characteristics related to pain, to the relation to pain, history of NSAID use, vomiting, black stools, vital sign, abdominal tenderness, and lab tests like HCT we have to see, hemoglobin, stool, occult blood, H pylori test we have to make sure. Nursing diagnosis with acute pain, imbalanced nutrition, less than body requirement, risk of bleeding, anxiety, knowledge difference. And nursing intervention, pain relief will be administered proton pump inhibitor, प्रोवाइड करेंगे एंटी एसिड एज ऑर्डर, इनकरेज करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक, रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेंट्स लाइक स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, एसिडिक फूड अवॉइड करना है, कैफ़ीन का ज़्यादा इंटेक नहीं करना है, क्विट करना है, स्मोकिंग क्विट करना है, अल्कोहल इन सबको मतलब लाइफस्टाइल में हटा देना है. फ्रीक्वेंट मील्स, स्मॉल फ्रीक्वेंटली, नॉट कि एक ही बार में वी हैव टू गिव पेशेंट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स वी हैव टू गिव. अवॉइड बैड टाइम स्नैकिंग फॉर गैस्ट्रिक अल्सर. मेडिकेशन कंप्लेंट्स में क्या है?
सॉरी कंप्लाइंस। सो इंश्योर कंप्लीशन ऑफ एच पाइलो इरेडिकेशन थेरेपी, तो एच पाइलोरी के इरेडिकेशन थेरेपी दी जाएगी, तो उसे कंप्लीट करना है। टीच अवॉइडेंस ऑफ एनसेट, मॉनिटर करेंगे फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग लाइक स्टूल में वी कैन चेक, हेमेटोसाइटिस में वी कैन चेक, we can assess vital sign for shock, prepare for blood transfusion if needed. Fluid and nutrition में maintain IV fluid instantly, avoid advanced diet gradually, monitor weight and hydration station. Patient education में we have to tell avoid score, stress management, important medication adherence, food irritating foods. मेडिकल मैनेजमेंट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू टेल ड्रग थेरेपी में एच पाइलोरी अगर है एडिकेशन के लिए ट्रिपल इसमें रेगमी होती है जिसमें पीपीआई देना रहता है, ओमनीपेराजोल या पेंटापेराजोल, क्लिथ्रोमाइसिन, एम्बोक्सिलिन और मेट्रोनोजोल। ड्यूरेशन 10 to 14 डेज का कोर्स रहता है एंड आफ्टर देन फिर से हम वो करते हैं, फिर चेक करते हैं स्टूल कल्चर में। फिर एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स में प्रोटॉन पम्प इंहिबिटर, ओमनीपेराजोल, पेंटापेराजोल कैन बी गिवन, H2 ब्लॉकर्स लाइक रेंटाडीन, फार्मोडाइन कैन बी गिवन। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट में वी कैन गिव सर्फेक्टेफेट, मिसप्रोटेस्टेट फॉर एनसाइड अल्सर। सो डू रिमेंबर म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स में हमें सुक्राफ्लेट देना है और मीज़ोप्रोस्टोल देना है फॉर एनसाइड अल्सर। एंटा एसिड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। मैनेजमेंट एंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग अल्सर, IV पीपीआई, एंडोस्कोपिक थेरेपी। एनीमिया में आयरन थेरेपी देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर ज़रूरत हो। ऑब्स्ट्रक्शन में NG ट्यूब डीकम्प्रेशन एंड परफोरेशन, इमरजेंसी सर्जरी इमीडिएटली अगर परफॉर्मेशन सेकेंडरीज में पहुँच गया हो तो। इन सर्जिकल मैनेजमेंट में इंडिकेशन में परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, अनकंट्रोल ब्लीडिंग कैन बी देयर, नॉन हीलिंग अल्सर डिस्पाइट मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी, और ज़िलिंगन सिंड्रोम में हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। किसमें किसमें परफोरेशन अगर हो गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया हो, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही हो तो सर्जरी करना बहुत ही इन सब केसेस में वाइटल है। नॉन हीलिंग अल्सर्स हो जो कि मैक्सिमम थेरेपी बाद नहीं सही हो रही है, जिनको ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, जिसमें गैस्ट्रोकैरिकोमा हो जाता है जिसकी वजह से एसिड का ज़्यादा सेक्रेशन होता है। एंड सर्जिकल प्रोसीजर में वी विल बी गोइंग फॉर वैगोटोमी, it is the cutting of the vagus nerve to reduce the acid secretion. Enterotomy can be done, removal of the antrum, lower portion of the stomach that produce gastric. Pyloplasty can be done, ये होता है widening of the pyloric sphincter, improve करता है gastric emptying को। ग्राम पैच रिपेयर में यूज फॉर परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर में यूज़ होता है। ऑमेंटेड पैचेस अप्लाइड टू सील द परफोरेशन, यहाँ पे पैचेस अप्लाई कर दी जाती है ताकि परफोरेशन को सील मतलब क्लोज कर दिया जाए। पार्शियल गैस्ट्रोटोमी कैन बी डन फॉर द रिमूवल ऑफ अल्सर बेरिंग पोर्शन ऑफ द स्टमक। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में विल बी हैविंग monitor NG tube drainage, IV fluid, electrolytes, pain management, observe for bumping syndrome, rapid gastric activity emptying का, gradual diet एडवांसमेंट करो, मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। तो दैट वाज सर्जिकल मैनेजमेंट। इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है पेप्टिक अल्सर के लिए? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड करता है नॉन इन्वेजिव टेस्ट एज वेल एज इन्वेजिव टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट एंड कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टेस्ट। नॉन इन्वेजिव टेस्ट में मेनली ये डायग्नोस करता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन में, इसमें यूरिया ब्रेड टेस्ट करवा सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट होता है और नॉन इन्वेजिव होती है, इसमें कट पिट जैसा कुछ नहीं होता है एंड एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें पेशेंट को इंजेस्ट करवाते हैं हम यूरिया लेबल्ड विद कार्बन आइसोटोप और चेक करने के लिए इफ पाइलोरी इज प्रेजेंट, तो जो यूरिया करवाए हैं इनहेल वो इंजेस्ट करवाए हैं वो ब्रेक डाउन होगा और वो रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिटेक्टेड इन ब्रेथ। तो अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट होगी ब्रेथ में तो मीन्स एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्वेजन इज देयर। इसमें मिली क्या करते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिसन केयरफुली। इसमें पेशेंट को हम पॉलीबैग टाइप्स देते हैं और कहते हैं उसमें आप एक्सहेल कीजिए, तो उसमें वो एयर को एक्सहेल करता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कम होता है, बट हम उसको सपोज अब उसे हम दे रहे हैं कि ये लो यूरिया लेबल्ड विद कार्बन आइसोटोप है, इसे कंज्यूम करो। फिर जब उसे कंज्यूम करेगा तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया उसे जाएगा ब्रेक करने के लिए, और जब वो ब्रेक करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिटेक्ट होता है एक्सेसिव अमाउंट में तो मीन्स एच पाइलोरी का इन्वेजन है। सो दिस इज यूरिया ब्रेड टेस्ट डन फॉर पेप्टिक अल्सर डायग्नोसिस। पेप्टिक अल्सर में कौन सी पेप्टिक अल्सर क्यों हुआ है? एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से। देन वी हैव टू सी विद स्टूल एंटीजन टेस्ट, ये भी एच पाइलोरी के एंटीजन को डिटेक्ट करता है स्टूल में।
सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्टिंग में डिटेक्ट करता है आईजीजी एंटीबॉडी अगेंस्ट एच पाइलोरी, नॉट प्रेफर बिकॉज एंटीबॉडी रिमेन आफ्टर ट्रीटमेंट, ये ज़्यादा नहीं प्रेफर किया जाता है। इन्वेसिव टेस्ट में वी हैव एंडोस्कोपी बेस्ड, अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग पेप्टिक अल्सर। एंडोस्कोपी मिली एक हॉलो पाइप लाइक वी कॉन्ट से एक हॉलो ट्यूब लाइक होती है जिसको मुंह के अंदर डाल देते हैं, उस पर कैमरा फिट होता है, वो अंदर जाता है हमारे उसको विजुलाइज करने के लिए ऑर्गन्स को। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी में हम उसको भेज सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर, ये डायरेक्ट विजुलाइज करता है गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ब्लीडिंग साइट्स दिखाता है, परफोरेशन दिखाता है, मैग्नेंसी अगर किसी प्रकार का वहाँ पे कैंसर हो तो। बायोप्सी कैन बी टेकन द रूल आउट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। बायोप्सी एंडोस्कोपी की हेल्प से बायोप्सी भी वहाँ का कोई सैंपल भी लिया जा सकता है। एंडोस्कोपिक बायोप्सी फॉर एच पाइलोरी कैन बी डन। रैपिड यूरेज टेस्ट कैन बी डन। लेबोरेटरी टेस्ट में वी आर हैविंग सीबीसी, लो हीमोग्लोबिन रहेगा ड्यू टू क्रोनिक ब्लीडिंग। डब्ल्यूबीसी रेस्ड रहेंगे ड्यू टू परफोरेशन एंड इन्फेक्शन। स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, मतलब यहाँ पे ऑकल्ट ब्लड टेस्ट मतलब स्टूल में छिपा हुआ ब्लड कैन बी डिटेक्ट हिडन जीआई ब्लीडिंग, क्योंकि समटाइम्स स्टूल में दिखता नहीं है ब्लड, वो छुपा रहता है, तो उसे ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कहते हैं। लिवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट टू असेस द बेसलाइन स्टेटस बिफोर मेडिकेशन। सीरम गैस्ट्रिक लेवल में वी कैन चेक फॉर हाई लेवल ऑफ जोलंगर सिंड्रोम यस टू गैस्ट्रिकोमा। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में वी हैविंग बेरियम मील एक्सरे शोज कैटर लाइक लीजन्स लेस एन एक्यूरेट एंडोस्कोपी यूज में एंडोस्कोपी। तो बेरियम मील सेलों में हम बेरियम को पेशेंट को सॉलो करने के लिए कहते हैं, तो जब वो सॉलो करेगा तो एक्सरे जब लेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडियम शो होगा, डाई रहता है ना बेरियम में, तो वो हमें अगर वहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो हमें वो शो कर देगा। एक्सरे ऑफ द एब्डोमिनल वी कैन सी, उसमें अगर एयर प्रेजेंट होगा अंडर द डायफ्राम तो वो इंडिकेट करेगा परफोरेशन वॉज देयर। सीटी स्कैन एब्डोमिनल का देखेंगे, वो डिटेक्ट करेगा परफोरेशन में, एब्स्ट्रक्शन में एंड कॉम्प्लिकेशन में। So that was and radiological tests have been done. So now let's see the investigation for peritonitis. So this is to done. So before ending the topic of peptic ulcer, so we are having two main, let's summarize up, two main gastric ulcer and duodenal ulcer in that. So gastric ulcer mainly stomach में होता है, occur in the stomach, and duodenal ulcer occur in the duodenum portion. And gastric ulcer abdominal pain cannot be relieved by eating. जब gastric ulcer में जब eating से pain नहीं relief होता, but duodenal ulcer में abdominal pain can be relieved by eating. मेनली गैस्ट्रिक अल्सर में इपीगैस्ट्रिक पेन होता है, मैंने बताया सेंटर में अपर पोर्शन 1 to 2 आवर आफ्टर ईटिंग, एंड इसमें भी ड्यूडनल में एपीगैस्ट्रिक पेन आफ्टर 2 to 5 आवर्स आफ्टर ईटिंग। एंड गैस्ट्रिक अल्सर कैन कॉज मेलना मीन्स ब्लड इन स्टूल, एंड ड्यूडनल अल्सर में कैन कॉज मेलना एंड सो दिस वॉज अबाउट द मेन डिफरेंस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडनल अल्सर। एंड यहाँ हेयर फ्रेश ब्लड इज सीन इन इट्स लाइक ना रिटर्न मेलना और हेमाटोचीजिया, यहाँ पे फ्रेश ब्लड देखा जाता है ड्यूडनल अल्सर में स्टूल में। सो दिस इज नाउ आर अनदर डिसऑर्डर दैट्स माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड इट्स वेरी इजी। सो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या बोलते हैं, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, मतलब ठीक से जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स से आर नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली फ्रॉम जीआई ट्रैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम। इट कैन बी ड्यू टू द डिफेक्ट इन डाइजेशन में डिफेक्ट हो, या एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट होने की वजह से, या ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। सो वी आर हैविंग जनरल टाइप्स में सिलेक्टिव माल एब्जॉर्प्शन, लाइक अगर डिफिशियंसी इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस में लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है। विटामिन B12 माल एब्जॉर्प्शन में वी कैन सी, एंड इसमें मतलब अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में बिकॉज आर intestine is not able to digest the lactose. Generalized malabsorption में multiple nutrients are poorly absorbed, like we can say लाइक इसमें सीलिक डिसीज़ में मेनली जो ग्लूटेन होता है जो कि मतलब व्हीट टूथ में पाया जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विली को प्रोन कर देता है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है। तो मेनली सीलिक डिसीज़ में ग्लूटेन के ऑब्जॉर्प्शन की वजह से सीलिक मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत ही बेकार हो जाता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। एंड इन वी कैन सी इन क्रोन्स डिसीज़, क्रोन्स डिसीज़ में मेनली इन्फ्लेमेशन हो जाता है फ्रॉम माउथ टू एनस, किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है। एंड देन वी हैविंग ट्रॉपिकल स्प्रूस
इसमें क्या होता है, जो पीपल ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं उनमें माल ऑब्जॉर्प्शन की कंडीशन हो जाती है। इंटेस्टाइन में मतलब ठीक से विटामिन B12 और फॉलेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इन ट्रॉपिकल स्टूल्स में। सो दिस इज जनरलाइज माल ऑब्जॉर्प्शन में we have seen two types of malabsorption. Selective malabsorption we have seen, and generalized. Selective में we are having lactose intolerance, vitamin B12 malabsorption, and generalized malabsorption में we have seen like celiac disease, that gluten वाला, that gluten present होता है जिस फूड में, जिसकी वजह से विलाइस मतलब नहीं malabsorption कंडीशन में आ जाती हैं। ट्रॉपिकल स्प्रूस में पीपल लिविंग ऑन द ट्रॉपिकल रीजन में फॉलेट और विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्रोन्स डिसीज़ में दिस इज इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की वजह से माल ऑब्जॉर्प्शन होता है। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म। सो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म इट्स तो इंट्रा एल्यूमिनियम माल डाइजेशन में इसमें ठीक से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है फूड का, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक से प्रॉपरली नहीं हो पाती, स्पेशली इंटेस्टाइनल ल्यूमल में ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाती है। फेलियर ऑफ एंजाइम और बाइल साल्ट टू डाइजेस्ट न्यूट्रिशन, it may be because of pancreatic insufficiency. म्यूकोजल माल एब्जॉर्प्शन में डैमेज टू द इंटरस्टिशनल म्यूकोजल रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, लाइक सीलिक डिसीज़ में ग्लूटेन की वजह से जो हमारा विलाइस थी वो मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकस डैमेज हो जाता है। पोस्ट म्यूकोजल माल एब्जॉर्प्शन में लाइक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, प्रिवेंटिंग न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट लाइक इंटेस्टिशनल lymphoangiosthesia. एटिलॉजी एंड कॉजेज वी कैन सी कंडीशन अफेक्टिंग डाइजेस्ट, लाइक पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्रोनिक पैनक्रियाटिस हो या सिस्ट फाइब्रोसिस हो। सॉरी इट वॉज लाइक वेयर इज कॉन, हाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस में मेनली क्या होता है, जो थिक म्यूकस फॉर्म होने लगता है। इट कैन बी एनीवेयर, लाइक लंग्स में हो सकता है एंड इन इंटेस्टाइन कैन बी एनीवेयर। सो इट कैन बी ऑल्सो क्रोनिक पैनक्रियाटिस मतलब पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन जब होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। बाइल साल्ट डिफिशियंसी की वजह से लाइक कोलोलिथेसिस हो, लिवर डिसीज़ हो या गॉल स्टोन्स हो। कंडीशन अफेक्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लाइक सीलिक डिसीज़ हो गया, ट्रॉपिकल स्प्यूज हो गया। वी हैव डिस्कस सीलिक डिसीज़, वो ग्लूटेन वाला मीन्स जिसमें ग्लूटेन की वजह से अब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है। ट्रॉपिकल स्प्रूस वी हैव सीन, लाइक जो पीपल ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं उनमें ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है फॉल्टेट और विटामिन B12। क्रोन्स डिसीज़ में इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंड माउथ से एनस तक का। रेडिडेंट एंट्राइटिस हो सकता, रेडिएशन एंट्राइटिस में मेनली रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मे बी कीमोथेरेपी की वजह से एंड ऑल। इट इज़ मेनली गार्डियाटिस इज़ मेनली द इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से डायरिया होता है एंड माल ऑब्जॉर्प्शन भी होता है। सो गैटिटिस इज द इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से डायरिया एंड माल। जियाडेसिस मेनली प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होता है। एंड देन वी आर हैविंग विपल्स डिसीज़। विपल डिसीज़ में मेनली वो करवाता है माल एब्जॉर्प्शन। पोस्ट म्यूकोजल ट्रांसफर नॉट लाइक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। सर्जिकल कॉजेज क्या हो सकता है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, बैरिएट्रिक सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस। अदर मेडिकेशंस हो सकते हैं जैसे लैक्सेटिव्स और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वी आर हैविंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लाइक क्रोनिक डायरिया होगा, फ्रीक्वेंट स्टेरोइया स्टियोटोफिरिया में मतलब जो स्टूल होती है उसमें फैट प्रेजेंट होता है, तो फैटी फाउल स्मेलिंग स्टूल्स। एब्डोमिनल डिस्टेंशन विल बी सीन, ब्लोटिंग एंड फ्लैटुलेंस विल बी सीन। वेट लॉस डिस्पाइट एडुकेट इनटेक, वेट लॉस होता रहेगा चाहे हम कितना भी इनटेक करें बिकॉज माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इट्स नॉट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक फैट मेटाबॉलिज्म लाइक ग्रीसी स्टूल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी, क्रोनिक कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन और जिसमें ऑस्मोटिक डायरिया हो, क्रैम्प्स हो। प्रोटीन मालस लाइक एडिमा विल बी सीन, मसल वेस्टिंग विल बी सीन। विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी वी कैन सी एनीमिया जिसमें आयरन फॉलेट या विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन सी। ईजी ब्रूसिंग ड्यू टू मतलब ईजली ब्लीडिंग हो जाती है विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से। बोन पेन, ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू विटामिन D, कैल्शियम डिफिशियंसी, माल ऑब्जॉर्प्शन हो उनका। न्यूरोपैथी जैसे विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से। Night blindness, systematic symptoms will be weakness and fatigue and growth retardation. And diagnostic test will be CBC में anemia we can find, serum iron, folate, B12, electrolyte, albumin, calcium, magnesium can be checked. Liver function test can be checked. Prothrombin time, clotting time can be seen. Stool examination can be 72-hour fecal fat test जिसमें हम देखेंगे अगर फैट प्रेजेंट हो तो मतलब फैट का माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। स्टूडेंट स्टेन डिटेक्ट फैट इन द स्टूल।
स्टूडेंट स्टूल ये मेनली वही है, मतलब एक नाम है स्टूल एग्जामिनेशन का, ये फैट चेक करता है स्टूल में। स्टूल पीएच एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में स्टूल का पीएच चेक किया जाता है। स्टूल में ओवा पैरासाइट का प्रेजेंस देखा जाता है, जैसे पैरासिटिक का ग्रेडिया बताया नहीं था जिसकी वजह से मालअब्जॉर्प्शन हो रहा था। ब्रेड टेस्ट में लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेड टेस्ट देखा जाता है। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ब्रेड टेस्ट कैन बी सीन। Now we are having imaging abdominal ultrasound में CT MRI can be done. Barium study to detect structural abnormality. Endoscopy and biopsy can be done. Upper GI endoscopy with duodenal biopsy. सीलिक डिसीज टॉपिकल स्प्रूस देखा जा सकता है। स्पेसिफिक टेस्ट में सीलिक सीरोकोलॉजी में NT-TG, NT-EMA, एक्स डेक्सट्रोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैन बी डन। मेनली डी जाइलोस टेस्ट देखा जाता है, माल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है इसके लिए देखा जाता है। मेनली एब्जॉर्प्टिव कैविटी मतलब क्या कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। सो नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इट। सो मालएब्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू द डिफेक्ट इन वन ऑफ द मॉर्निंग, जिससे इंटरमिटेंट डाइजेशन में हमने बताया था। पेनक्रेटिक एंजाइम और बाइल साइट इनसफिशिएंट होते हैं जिसकी वजह से ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता है। फैट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में म्यूकोजल अब्जॉर्प्शन डैमेज हो जाती है, विलायज होती है इंटेस्टाइन में, रिड्यूस कर देता है सरफेस एरिया जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं ब्लड में। एग्जाम्पल सीलिक डिसीज़। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में वी कैन सी lymphatic obstruction में फैट कैन नॉट बी मूव इनटू सिस्टमिक सर्कुलर रिजल्टिंग इन फैट malabsorption एंड प्रोटीन लॉस। सो ultimately unabsorbed nutrient remain in the intestinal lumen जो कराएगा drawing water that leads to rhodia leading to dehydration, electrolyte imbalance and nutrition deficiency. Nursing management में again we have to take dietary history, assess करेंगे stool characteristics, monitor करेंगे weight, hydration, skin turgor check करेंगे, check the sign of vitamin and mineral deficiency, monitor करेंगे intake output where evaluate करेंगे abdominal डिस्कम्फर्ट। नर्सिंग मैनेजमेंट विल बी हैविंग मेंटेन करेंगे न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट एज पर स्किन लाइक हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट विल बी गिवन। ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर सीलिक डिसीज वाले पेशेंट्स को। लैक्टोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट इफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। इंश्योर करेंगे एडुकेट हाइड्रेशन इलेक्ट्रॉइड इम्बैलेंस एडमिनिस्टर करेंगे आयरन विटामिन B12 कैल्शियम विटामिन D एंड एज प्रिस्क्राइब्ड। कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करेंगे लाइक एनीमिया या बोन डिसऑर्डर्स। प्रोवाइड करेंगे पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन रिगार्डिंग डाइट एंड लाइफस्टाइल रेफर टू डाइजेशन। मेडिकल मैनेजमेंट में ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर सीलिक डिसीज, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, एंटी पैरासिटिक फॉर pancreatic enzyme replacement will be there. Nutritional replacement like vitamins A, D, K, iron, folate, vitamin B12 supplements. Systematic treatment में antidiarrheal can be given, probiotics can be given, IV fluid for dehydration. Surgical management में massive surgery is used only when structural or irreversible causes exist like resection of bowel disease, bowel Crohn's disease में सर्जरी फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो, लिम्फेटिक बाईपास हुआ हो, प्रोसीजर फॉर लिम्फेटिफेजेसिस, सर्जिकल करेक्शन फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैरिएट्रिक प्रोसीजर्स एंड स्मॉल बबल ट्रांसप्लांट इन सीवियर शॉर्ट टर्म सिंड्रोम। बैरिएट्रिक प्रोसीजर में मेनली यहाँ पे जो वर्ड आया है यहाँ पे फैट मतलब जो एक्स्ट्रा मास होता है उसको रिमूव किया जाए। मेनली ओबेसिटी को मतलब रिड्यूस करने के लिए, एब्डोमिनल का साइज़ को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। सो या that was it. Now we have completed this portion that GI bleeding, infection, inflammation, tumors, obstruction, perforation and peritonitis, peptic and duodenal ulcer, malabsorption has been already. Now we will in upcoming classes we will be doing appendicitis and hernia, hemorrhoids, fissures and fistulas. So if you found the lecture useful, do like, share and subscribe for more such helpful classes.